में इंटरव्यू देना होगा, कहीं कहीं तो इंटरव्यू नहीं देना होगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे सरकारी नौकरी मिल सकती है बिना एग्जाम दिए, कोई बढ़िया सैलरी वाली। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो, ग्राउंड सक्सेस, और मेरा नाम है साहिल मदान। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कंपनियों के बारे में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, और पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंकों के बारे में, जैसे कि सेल, भेल, गेल, ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। इनके द्वारा काफी सारी वैकेंसी निकाली जाती है जिनके लिए एग्जाम करवाते हैं, लेकिन हर साल कुछ वैकेंसी ऐसे भी निकालते हैं जिनके लिए एग्जाम नहीं कराते। जैसे इन सबके द्वारा लगभग फेलोशिप की वैकेंसी निकाली जाती है, इन सबके द्वारा लगभग अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली जाती है, इन सबके द्वारा लगभग मैनेजमेंट के ट्रेनिंग की भर्ती निकाली जाती है। अगर आप इनके अंदर फेलोशिप की भर्ती का फॉर्म फिल कर दोगे, ट्रेनिंग का फॉर्म फिल कर दोगे, तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी 50 से लेकर 60,000 के आसपास की। लास्ट ईयर कैनरा बैंक के द्वारा और ऐसे काफी सारे बैंक के द्वारा ऐसी भर्तियां निकाली गई जिनके लिए कोई एग्जाम नहीं कराया जा रहा था, सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो ऐसी वेबसाइट्स को चेक करते रहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकारी कंपनियों की वेबसाइट को चेक करते रहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंकों की वेबसाइट को चेक करते रहिए। वहां पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी इसके लिए वो एग्जाम नहीं लेंगे, आपको डायरेक्टली बुला लिया जाएगा कि आइए और हमारे पास आके आप नौकरी कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका बिना एग्जाम के आपको बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी रिसेंटली एसबीआई के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, कुछ टाइम पहले पीएनबी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं, जिसके लिए मेजरली तो एग्जाम लेते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ वैकेंसी ऐसी निकलती है कि वो एग्जाम नहीं लेते, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको ये नौकरी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे फेमस नौकरी के बारे में जो बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसका नाम है नीति आयोग की फेलोशिप की वैकेंसी। जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आपका सपना है कुछ जिंदगी में बड़ा करना, बड़े लोगों के साथ काम करके कुछ शानदार सीखना, तो नीति आयोग के अंदर फेलोशिप आपको जरूर करनी चाहिए। नीति आयोग के अंदर फेलोशिप आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी। ग्रेजुएशन इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, लेकिन साथ साथ आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आपके स्कूल में, कॉलेज में मार्क्स चेक करे जाएंगे, आपके स्कूल में, कॉलेज में अचीवमेंट चेक करी जाएगी कि क्या एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो कि नहीं रहे हो, आगे चल के आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपको नीति आयोग के अंदर फेलोशिप की वैकेंसी मिलती है। हाँ, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका इसके अंदर केवल एक इंटरव्यू होगा, आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। जो बच्चा सिविल सर्विसेज की यानी कि आईएएस की तैयारी करना चाहता है, मेरे अकॉर्डिंग उन लोगों को तो जरूर नीति आयोग के फेलोशिप का फॉर्म फिल करके इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आपको ये इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए और अगर आपको नीति आयोग के फेलोशिप करने का मौका मिल जाए, जब आपका सिविल सर्विस का इंटरव्यू होगा, अगर आपने उसके अंदर बताया कि आपने नीति आयोग के अंदर फेलोशिप किया, तो आपके इंटरव्यू के पास नौकरी पाने का, क्या आप रेलवे की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो के आज हम बात करेंगे रेलवे कौन सा एग्जाम करवाता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और आपने कैसे रेलवे की तैयारी करनी है, सारी बातें बताऊंगा एक वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो रेलवे कौन सा एग्जाम कराता है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी बातें बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो, ग्राउंड सक्सेस, मेरा नाम है साहिल मदान। 10th पास कर चुके हो, रेलवे एग्जाम कराता है, 12th पास कर चुके हो, रेलवे एग्जाम कराता है, ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, रेलवे के पास आपके लिए जबरदस्त सरकारी नौकरी। 10th पास करने के बाद रेलवे के अंदर ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिल कर सकते हो, टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी, टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी 10th के साथ साथ आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट, अगर 12th पास कर चुके हो तो आप एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हो और आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हो। एक नौकरी ऐसी भी है रेलवे के अंदर जिसमें कोई एग्जाम नहीं देना होता, इसकी बात करूंगा बिल्कुल एंड में। अब बताऊंगा आपको मैं रेलवे के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, या भारत में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पास करना चाहते हो, उसकी मोटी मोटी स्ट्रेटजी एक ही होती है कि आपने सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको लाइव कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, सबसे पहले अपने एग्जाम का सिलेबस कवर करो। सिलेबस कवर करने के लिए पहले सिलेबस को समझो और सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक कवर करो। लाइव क्लासेस से आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर कर सकते हो और जो भी टॉपिक आप क्लासेस से कवर कर रहे हो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करो। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या फिर आप एसएससी के लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व कर लिए। अब बारी आती है रिवीजन की और मॉक टेस्ट की। इसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन में क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फिर से करो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से करो। इसके बाद बारी आएगी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतने एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ज्यादा रिवीजन करेगा, ज्यादा मॉक टेस्ट देगा, उसके एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप रिवीजन कहां से कर सकते हो, मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हो, टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, वहां जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उनके मॉक टेस्ट बेस्ट होते हैं। अब बताऊंगा
ऐसी सरकारी नौकरी रेलवे के अंदर इसका कोई एग्जाम नहीं होता। रेलवे के द्वारा हर साल अप्रेंटिस की भर्ती निकाली जाती है। एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है। अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर देना, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया नौकरी है तो इससे मैं बोलता हूं कि आपको रेलवे के एनटीपीसी का फॉर्म फिल करना चाहिए। एनटीपीसी का फॉर्म फिल करने के बाद बढ़िया सैलरी मिलती है, करियर बड़ा सेट हो जाता है और परमानेंट नौकरी है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? बताऊंगा कि अच्छी नौकरी क्यों है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, तैयारी कैसे करें, सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। और अभी एनटीपीसी की नई रिक्रूटमेंट, नई नोटिफिकेशन की भी अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में बताऊंगा कि इस बार वैकेंसी कितनी निकली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो, मेरा नाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। रेलवे के द्वारा हर साल एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली जाती है। एनटीपीसी की 2 वैकेंसी निकलती हैं, एक 12th लेवल की नोटिफिकेशन आती है और एक ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन आती है। यानी कि आप साल में 2 बार एनटीपीसी के एग्जाम दे सकते हो कि अगर एक बार सही नहीं हुआ तो दूसरी बार मौका मिलेगा, चाहे वो 12th वाला हो या फिर वो ग्रेजुएशन वाला हो, लेकिन आपको 2 मौके मिलेंगे एनटीपीसी के एग्जाम पास करके नौकरी पाने के लिए। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस बार वैकेंसी कितनी है ये बताऊंगा बिल्कुल एंड में। पहले बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। 12वीं पास कर चुके हो, 18 से लेकर 30 साल के बीच में उम्र है तो आप एनटीपीसी के 12th लेवल का फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, 18 से लेकर 33 साल के बीच में उम्र है तो आप एनटीपीसी के ग्रेजुएशन वाले का फॉर्म फिल कर सकते हो। दोनों में ही आपके 2 एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 होगा यानी कि ऑनलाइन टेस्ट 1 होगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट 1 पास कर लिया तो आपको फिर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 पास कर लिया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सर सैलरी कितनी मिलेगी? रुको सब बताऊंगा। पहले बात करेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, साथ में कंप्यूटर भी आएगा। चाहे सीबीटी 1 की बात करूं या सीबीटी 2 की बात करूं, दोनों में आपके यही सब्जेक्ट आएंगे। दोनों में आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। अब हम बात करेंगे इस साल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है या इस साल जो नोटिफिकेशन आने वाला है। एक तो नोटिफिकेशन कब आएगा? अक्टूबर के एंड में नोटिफिकेशन निकल जाएगा, 12th लेवल के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। इस बार 8000 से भी ज्यादा वैकेंसी अनाउंस करी गई, यानी कि आपके पास मौका है 8000 में से एक नौकरी पक्का करने का। सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आपने 12वीं वाला एनटीपीसी पास किया और 2026 में 8th पे कमीशन लग गया तो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी आपको 50,000 रुपए के आसपास। अगर आपने ग्रेजुएशन वाला एनटीपीसी पास किया और 2026 में 8th पे कमीशन लग गया, आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 80,000 रुपए के आसपास। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 8000 वैकेंसी है। फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एनटीओ के बारे में, 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है। 5 ऐसी वैकेंसी, 5 ऐसी सरकारी नौकरियां जिनके अंदर सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फॉर्म फिल करने हैं या नहीं करने हैं। तो वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो, मेरा नाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे के द्वारा हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली जाती है। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है रेलवे के अंदर एज अ ट्रेनी ज्वाइन करना। आपको टेक्नीशियन के अंडर काम करने का मौका मिलेगा एज अ ट्रेनी। इसके अंदर सैलरी कितनी मिलती है? स्टार्टिंग में आपको 14 से लेकर 15,000 मिल जाएंगे, क्योंकि आपको एज अ ट्रेनी, एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है, आपको इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना। 10th पास के साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ONGC के बारे में। ONGC के द्वारा इस साल 2000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, वो भी अप्रेंटिस के लिए, ट्रेनी के लिए भर्ती ले रहे हैं। यहाँ पर भी आपको 10th पास के साथ ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आपको कोई एग्जाम नहीं देना। ONGC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको ज्वाइन करने का मौका है, 18,000 सैलरी है और आपको इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं देना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। जो बच्चे ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, जो बच्चे मास्टर कर चुके हैं, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करना और आपको एग्जाम देने का मन नहीं करता, आपके पास एग्जाम देने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो नीति आयोग के द्वारा हर साल फेलोशिप निकाली जाती है। आपको नीति आयोग के अंदर सरकारी नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी आपको 70,000 रुपए के आसपास। तो आप नीति आयोग का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू पास कर ले तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंगनबाड़ी के बारे में। हर साल अलग अलग स्टेट के द्वारा आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास होती है। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी का नंबर निकालता है, वैकेंसी की एलिजिबिलिटी रखता है, लेकिन आपको इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं देना, आपको इसके अंदर कोई इंटरव्यू भी नहीं देना। नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे GDS के बारे में। इंडियन पोस्ट के द्वारा हर साल GDS, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है। हर साल
15 से लेकर 20 वैकेंसी निकाली जाएंगी। अच्छा मौका होता है, शानदार मौका होता है इस नौकरी को पाने का। इन सारी नौकरियों के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में से सबको प्यार है, सरकारी नौकरी के लिए सब पागल हैं। जिससे पूछ लो क्या करना चाहते हो, कि सरकारी नौकरी करना चाहते हो, कहीं पे कोई काश सरकारी नौकरी लगवा दे तो मजा आ जाए। लेकिन पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, एग्जाम देने का मन किसी का नहीं करता, किताबें खोलने का मन किसी का नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं ऐसी गवर्नमेंट नौकरी के बारे में जिसमें एग्जाम देना ही नहीं होता। ये नौकरी निकालता कौन है, नौकरी कब निकलती है, टोटल पोस्ट कितनी होती है, रियलिटी है या कोई सर मजाक कर रहे हो। आखिर तक देखोगे ना वीडियो तो क्लियर हो जाएगा कि सरकारी नौकरी ऐसी बताऊंगा जिसका नाम भी पता लग जाएगा और भैया कहां मिलेगी नौकरी, कितनी सैलरी मिलेगी, सब बातें हो जाएंगी। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। हम बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर। रेलवे के द्वारा हर साल एक ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन जिनको पता है वो इसका फायदा उठा लेते हैं, बिना एग्जाम दिए बढ़िया सरकारी नौकरी पा लेते हैं। ना तो कोई एग्जाम देना है, ना कोई इंटरव्यू देना है, ना कोई फिजिकल टेस्ट होगा। आपके नंबर कितने आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर इस पोस्ट का नाम क्या है, इस पोस्ट का नाम होता है रेलवे में अप्रेंटिस की पोस्ट। रेलवे के अंदर 18 जोन है, हर जोन के द्वारा हर साल 1500 से लेकर 2000 अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अप्रेंटिस का मतलब होता है रेलवे में ट्रेनर की नौकरी। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस की नौकरी पा लेते हो तो आपको प्रमोशन के बाद रेलवे में बड़ी पोस्ट मिल सकती है, या रेलवे का कोई और एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। पहले आपको नौकरी देंगे, दूसरे को बाद में नौकरी देंगे। अगर आपका सपना है रेलवे के अंदर नौकरी करना तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। रेलवे के द्वारा हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली जाती है। 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी होती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर 10th पास कर रखी है, 10th में कितने नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग जिस जोन से रेलवे अप्रेंटिस की, रेलवे ट्रेनी की नौकरी निकले, फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के बाद आपके 10th में नंबर चेक करे जाएंगे कि 10th में कितने नंबर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेलवे के अंदर नौकरी मिल जाएगी अप्रेंटिस की। अब बताओ अगर सरकारी एग्जाम नहीं भी देना, पढ़ाई नहीं भी करनी, तब भी तो मैंने बता दिया ना आपको कि एक है रेलवे का एग्जाम 10वीं पास करने के बाद अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में, जिनके अंदर सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है। भारत में लाखों बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी तो करते, लेकिन उनको यह नहीं पता कि कौन सा एग्जाम देने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि बेस्ट सैलरी उनको कहां मिल सकती है। तो वीडियो का अंत देखिएगा। ये वीडियो आपको 5 ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताएगी जिसके अंदर आपका करियर बढ़िया सेट भी होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और सैलरी कितनी मिलेगी, सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में। तो वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम को देकर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है। सर सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज को पास करेंगे आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। 8वां पे कमीशन 2026 पे लगने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख मिलेगी और इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है। सेकंड हम बात करेंगे आरबीआई के ग्रेड बी के बारे में। अगर आप आरबीआई के ग्रेड बी को पास करेंगे तो इसको आरबीआई का आईएएस कहा जाता है, क्योंकि इसकी सैलरी भी 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में होती है स्टार्टिंग सैलरी। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन पास है। अगर आपका सपना है एसएससी एग्जाम को पास करना तो एसएससी के द्वारा हर साल सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कराया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है और यहां पर आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी। इस एग्जाम को देकर आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। सर सैलरी कितनी मिलेगी? यहां पर भी आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 75,000 से लेकर 80,000 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th नंबर पे रेलवे के बारे में। अगर आपका सपना है रेलवे को ज्वाइन करना तो रेलवे को आप एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन पास है। एनटीपीसी का एग्जाम देके एनटीपीसी को पास करके आप यहां पर स्टार्टिंग में ही 70 से लेकर 75,000 रुपए की सैलरी पा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है। लास्ट हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम के बारे में। हर साल एसबीआई के द्वारा और बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा बैंक पीओ की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम को पास करेंगे तो यहां पर आपको जबरदस्त बैंक में करियर सेट होगा और आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी लगभग 80,000 रुपए के आसपास। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन पास है। आज हमने यूपीएससी आईएएस की बात करी, आज हमने आरबीआई ग्रेड बी की बात करी, हमने एसएससी सीजीएल की बात करी, हमने इसके साथ साथ रेलवे में एनटीपीसी की बात करी, एंड में हमने आईबीपीएस और एसबीआई के द्वारा पीओ की वैकेंसी की बात करी। इन सभी की एलिजिबिलिटी ओनली ग्रेजुएशन है और सैलरी जबरदस्त है इन सारे एग्जाम की 3वीं क्लास पास करने के बाद। आप 12th पास कर चुके हो, आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप चाहते हो बढ़िया सरकारी नौकरी करना, एलिजिबिलिटी 12th पास वाली सरकारी नौकरी बताऊंगा और ऐसी कुछ नौकरी बताऊंगा जिनके लिए आपको
कहोगे एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सब कुछ पता लग जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो देख ली तो 12 पास करने के बाद सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, कौन कौन से मिल सकती है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, गवर्नमेंट सक्सेस, और मेरा नाम है साहिल मदान। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी के द्वारा हर साल एसएससी के सीएचएसएल का एग्जाम कराया जाता है, एसएससी के स्टेनोग्राफर का एग्जाम कराया जाता है। 27 साल से कम उम्र है सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकते हो, 30 साल से कम उम्र है स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल कर सकते हो। दोनों की एलिजिबिलिटी ओनली 12th पास है। 12 पास करने के बाद सीएचएसएल का फॉर्म फिल करोगे, बढ़िया नौकरी पाओगे, तो आपको मिनिस्ट्रीज में डिपार्टमेंट के अंदर बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी और अच्छी शुरुआत है अपने करियर की, क्योंकि 2026 में 8th पे कमीशन लग जाएगा बहुत जल्दी। सैलरी मिलेगी आपको शानदार, लगभग 50,000 रुपए के आसपास की। अगली बात करूंगा स्टेनोग्राफर के बारे में। अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकाल लेते तो यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट में 4600 ग्रेड पे तक की भर्ती मिल जाती है, और 8th पे कमीशन लगने के बाद जो बच्चा 4600 ग्रेड पे की भर्ती निकालेगा उसको स्टार्टिंग सैलरी 90,000 रुपए तक की मिल जाएगी। तो 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन वाली सैलरी चाहिए तो स्टेनोग्राफर आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। नेक्स्ट बात करूंगा आपसे रेलवे के बारे में। अगर आपका सपना है रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी पाना, तब रेलवे के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हो। 12 पास करने के बाद आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ आप 12th लेवल के एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। एनटीपीसी के 2 एग्जाम होते हैं, एक 12th लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। आप 12th लेवल का एनटीपीसी का फॉर्म फिल करो। अगर आपने 12th लेवल का एनटीपीसी में निकाल लिया तो सैलरी बढ़िया मिलेगी 8th पे कमीशन के बाद। अब बात करूंगा कि ऐसी नौकरी के बारे में जिसकी एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है, यानी कि 12 पास करने के बाद एक स्टूडेंट वो फॉर्म फिल कर सकता है, आपको उसमें कोई एग्जाम नहीं देना। रेलवे के द्वारा हर साल अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली जाती है। आपका रेलवे को ज्वाइन करने का मन है लेकिन एग्जाम नहीं देना, रेलवे की अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलती है, 10th लेवल की भर्ती होती है, 10th पास करने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही इंडियन पोस्ट के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली जाती है, इसकी एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है। ऐसे ही आंगनवाड़ी की भर्ती निकलती है 10th पास करने के बाद। तो अगर आपका सपना है 12 पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाना, तो जिनमें एग्जाम दिए जाएंगे एसएससी रेलवे, वो तो बेस्ट नौकरियां हो गई, लेकिन बिना एग्जाम देके भी आप बढ़िया सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी सरकारी नौकरी पाना चाहते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। आता ही सब लोग लग जाएंगे एसएससी की तैयारी में, लेकिन बच्चों को यह नहीं पता कि 10th पास करने के बाद भी एसएससी आपके साथ बहुत सारे एग्जाम करवाता है। 10th पास कर चुके हो एसएससी एग्जाम करवाएगा, 12th पास कर चुके हो एसएससी एग्जाम करवाएगा, ग्रेजुएशन पास कर चुके हो एसएससी के फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ जो बच्चा 10th पास कर चुका है, एसएससी कौन कौन से एग्जाम करवाता है और किस किस एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, गवर्नमेंट सक्सेस, और मेरा नाम है साहिल मदान। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मानो कि आपको पता लग जाएगा 10th पास करने के बाद, यानी कि 10th की एलिजिबिलिटी के बाद आप एसएससी के कौन से फॉर्म फिल कर सकते हो, सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातें करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी के द्वारा निकाले जाने वाली एमटीएस नोटिफिकेशन के बारे में, एमटीएस भर्ती के बारे में। हर साल एमटीएस की भर्ती निकाली जाती है, 11 से लेकर 15,000 वैकेंसी होती है। अगर आपने 10th पास करने के बाद एमटीएस का फॉर्म फिल करना है तो एज की एलिजिबिलिटी होती है 25 साल। 25 साल से कम हो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलेगी, अभी चल रहा है 7th पे कमीशन, अभी सैलरी मिलेगी 30 से लेकर 35,000 रुपए के बीच में। 2026 में लग जाएगा 8th पे कमीशन, सैलरी मिलेगी 40 से लेकर 45,000 रुपए के बीच में इन हैंड। काम क्या करना होता है, डिपार्टमेंट में क्लर्क लेवल से नीचे लेवल की नौकरी होती है, यानी कि आपको ऑफिसर लोगों की, क्लर्क लोगों की काम करने के अंदर मदद करनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे एसएससी के द्वारा निकाली जाने वाली जीडी वैकेंसी के बारे में। अगर आपका सपना है भारत माता की सेवा करना, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने का बेस्ट तरीका होता है एसएससी जीडी के एग्जाम को पास करो, डायरेक्टली पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करो। अगर आपका सपना है आर्मी को ज्वाइन करना या पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करना, जीडी सबसे बड़ी ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी होती है 18 से लेकर 23 साल की, SC ST हो 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी हो 3 साल की छूट मिल जाएगी। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, सैलरी मिल जाएगी सेम, अभी मिल रही है 25 से लेकर 30,000 या 35,000, डिपेंड करता है कहां पोस्ट हो। अगर 8th पे कमीशन लग गया, सैलरी मिलेगी आपको 40,000 45,000 रुपए के बीच में। अगर हम बात करें एसएससी के द्वारा एक और भी एग्जाम करवाया जाता है। एसएससी के द्वारा हर साल सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट के द्वारा, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के द्वारा और मल्टीपल ऑफिसेस के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा भर्ती निकाली जाएगी। अगर आपका सपना है 10th पास करने के बाद एसएससी के एग्जाम पास करना, तो आप 10th पास करने के बाद एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तीनों की निकाली जाती है। मतलब 10th पास करने के बाद भी आप सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म फिल करके बढ़िया सरकारी नौकरी पा सकते हो मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्रीज के ऑफिस के अंदर। तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले सिलेबस कवर करो। दूसरा, एसएससी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो।
एसएससी के लिए बढ़िया मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, डेली 10 घंटे की पढ़ाई करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपका सपना है एसएससी कर चुका है तो 12th पास करने के बाद एसएससी के कौन कौन से एग्जाम दे सकता है और एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा, आज हम जानेंगे। 12th पास करने के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, एग्जाम में क्या क्या आएगा और टोटल कितनी वैकेंसी निकाली जाती है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारी बातें करूंगा एक वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको एसएससी के अंदर शानदार 12th पास करने के बाद एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, मेरा नाम सक्सेस और मेरा नाम है साइमन। एसएससी के द्वारा हर साल बहुत सारे एग्जाम कराए जाते हैं। 10th पास कर चुके हो एसएससी एग्जाम करवाता है, 12th पास कर चुके हो एसएससी एग्जाम करवाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो एसएससी उनके लिए एग्जाम करवाता है। यानी कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सभी के लिए एसएससी के पास कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो बच्चा 12th पास कर चुका है या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, आप एसएससी के कौन से एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो। एसएससी के द्वारा हर साल 12th पास बच्चों के लिए सीएचएसएल की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। अगर आपकी उम्र 27 साल से कम है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली जाती है, इसकी एलिजिबिलिटी भी 12th पास होती है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप स्टेनोग्राफर की भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे दो एग्जाम के बारे में जिनकी एलिजिबिलिटी 10th पास है। अगर 10th पास एलिजिबिलिटी है तो मतलब आप 12th वाला बच्चा तो फॉर्म फिल कर सकता है। तो एसएससी के द्वारा हर साल एसएससी एमटीएस की भर्ती निकाली जाती है, एसएससी जीडी की भर्ती निकाली जाती है। एसएससी एमटीएस की एज एलिजिबिलिटी होती है 25 साल की। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है तो आप एसएससी के जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कुल मिला के 4 वैकेंसी हो गई, एक सीएचएसएल की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जीडी की वैकेंसी और एमटीएस की वैकेंसी। 12th पास करने के बाद आप एसएससी के सारे एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें सैलरी कितनी मिलेगी। जो एग्जाम 10th पास है यानी कि जीडी और एमटीएस, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी 30,000 रुपए के आसपास। 8 पे कमीशन लग जाएगा, सैलरी बढ़ के 40,000 तक पहुंच जाएगी। जिन एग्जाम की एलिजिबिलिटी 12th पास यानी कि सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी 40 से लेकर 45,000 के बीच में। अगर 8 पे कमीशन लग जाएगा 2026 के अंदर, ये सैलरी बढ़ के 55 से लेकर 50,000 के बीच में हो जाएगी। तो ये तो सैलरी की बात होगी, एलिजिबिलिटी की बात होगी। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, आपने सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपने एसएससी के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपने डेली के 10 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करना है, आपने रिवीजन करनी है। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतने एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि 12th पास करने के बाद आप सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस इन चारों के फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आपको एसएससी में नौकरी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एसएससी में समझ जाऊंगा कि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे शो को जरूर फॉलो करें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो बच्चे रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता, जिन लोगों का कोई क्लब पे सरकारी नौकरी की तैयारी करना, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। एसएससी के द्वारा भारत में कई सारे एग्जाम कराए जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि एग्जाम्स को पास कैसे करना है, क्योंकि उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। आज हम जानेंगे एसएससी कौन कौन से एग्जाम करवाती है और एसएससी के एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पहली बार में एसएससी के एग्जाम्स को कैसे पास कर सकते हैं। वीडियो का एंड तो देखिएगा, ये एक वीडियो आपके एसएससी की पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, मेरा नाम सक्सेस और मेरा नाम है साइमन। आज हम बात करेंगे एसएससी के सारे एग्जाम्स के बारे में, उनको पास करने की स्ट्रेटेजी के बारे में। एसएससी के द्वारा भारत में कई सारे एग्जाम कराए जाते हैं। अगर आप 10th पास कर चुके हो तो आप एसएससी का एमटीएस, एसएससी का जीडी दे सकते हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आप एसएससी के अंदर सीएचएसएल, एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप एसएससी में सीजीएल का एग्जाम और आप एसएससी में सीपीओ के एग्जाम को दे सकते हो। एसएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, चाहे मैं आपसे एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ की बात करूं, यहाँ पर आपके मेजरली 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। इन्हीं 5 सब्जेक्ट से सारे एसएससी के एग्जाम कराए जाते हैं। एग्जाम के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस का लेवल चेंज किया जाता है। अब एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना। सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना होगा। अगर आपका सपना है एसएससी को पास करना तो आपको सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस कवर करने का बेस्ट तरीका होता है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, वहां से अपना टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो भी आप क्लासेस से टॉपिक कवर कर रहे हैं उसी टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। मार्केट से आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एसएससी में पिछले साल आए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से किरण पब्लिकेशन की बुक लें और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करें। जो टॉपिक आप लाइव क्लास में कवर कर रहे हैं वही टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सोल्व करें। नेक्स्ट, आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे आपके एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी बेहतरीन रिवीजन रहेगी उतने बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। एसएससी के एग्जाम को पास करने का एक मूल मंत्र है कि आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपके एग्जाम को पास होने के
के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, ये एग्जाम पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो सिलेबस कवर करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करें। ये सब करने के साथ साथ आपके पास एक डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। आप कम से कम 10 घंटे दिन में पढ़ाई करें। 7-8 महीने अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ लोगे तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। अगर देकर आप रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी पा सकते हैं, आप रेलवे के अंदर कमर्शियल सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप रेलवे के अंदर ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, आप रेलवे के अंदर टिकट सुपरवाइजर बन सकते हैं, आप रेलवे के अंदर अकाउंटेंट बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो हर साल अब रेलवे के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। वैसे एग्जाम लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, लेकिन 2024 में इसकी नोटिफिकेशन आई है, 2025 में ये एग्जाम होगा। रेलवे के द्वारा कहा गया है कि अब हम ये एग्जाम हर साल करवाएंगे और हर साल ये एग्जाम 2 लेवल पे होगा। एक होगा 12th लेवल पे, एक होगा ग्रेजुएशन के लेवल पे। कि अगर आप 12th पास हैं तो भी आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तब भी आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम के स्टेजेस के बारे में। अगर मैं एग्जाम के स्टेजेस की बात करता हूँ, चाहे वो 12th वाला हो या ग्रेजुएशन वाला हो, दोनों में 2 स्टेज होंगी, एक CBT 1 और एक CBT 2। CBT 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ और जनरल स्टडीज। टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे CBT 2 की। CBT 2 देने का मौका तब मिलेगा जब CBT 1 को पास कर लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 में क्या होगा, यहाँ पर भी तीनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, CBT 2 में 120 क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन देने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते थे, CBT 2 में 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। दोनों में CBT 1 में CBT 2 में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर आप RRB NTPC के एग्जाम इस बार पास करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया जाना चाहिए। जो बच्चा SSC के लेवल की तैयारी कर रहा है उसको डेफिनेटली ये NTPC के एग्जाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए और अपने एग्जाम की बकेट लिस्ट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है एक बढ़िया लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे रेलवे के एग्जाम को पास करना और सरकारी नौकरी को पक्का करना। ऐसे ही और एग्जाम को जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आज आपको दूंगा मैं ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको फॉलो करके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस। आज करेंगे किसी भी एग्जाम को पास करने की 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो पहली टिप हमारी क्या रहेगी, आप अपने किसी एक मेजर एग्जाम को सेट करो। मानो अपने CGL की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या आप बैंक PO की तैयारी कर रहे हो। आप चेक करो कि आपके जो मेजर एग्जाम का सिलेबस है, आपके जो टारगेट एग्जाम का सिलेबस है, उस सिलेबस से बाकी कौन कौन से एग्जाम्स मैच करते हैं या किस किस एग्जाम का सिलेबस आपके मेजर एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है। तो आपने मेजर एग्जाम तो देना है, लेकिन आपने साथ साथ बाकी जो आपके मिलते जुलते एग्जाम्स हैं जो आपके सिलेबस को मैच कर रहे हैं, आपने वो वाला एग्जाम भी देना है कि किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम का आपका क्लियर हो जाए और आपकी सरकारी नौकरी 2025 के अंदर लग जाए। सेकंड टिप, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम सेलेक्ट करोगे कि मुझे ये एग्जाम देना है, उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को समझो, उस एग्जाम के सिलेबस को समझो, उस एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल को चेक करो और देखो पिछले साल की कट ऑफ क्या गई है, कि वैकेंसी बढ़ने पे कट ऑफ कम हो रही है, कट ऑफ बढ़ रही है। यानी कि उस एग्जाम के पूरे पैटर्न को एनालाइज करो और उसके बाद उसी के तरीके से तैयारी करने को चालू करो। थर्ड टिप मेरी यहाँ पर रहेगी, अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया है, सिलेबस को समझ लिया है, अगर आपने लेवल को समझ लिया है, अब बारी है सिलेबस को कवर करने की। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो सिलेबस को कवर करने पर नहीं जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने पे जाते हैं, आपका एग्जाम कभी भी पास नहीं होगा। तो मेजर फोकस दो सिलेबस को कवर करने पे, सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करो और हर टॉपिक को सिलेबस को कवर करते करते उसके क्वेश्चंस को भी सोल्व करो। फोर्थ टिप यहाँ पर मेरी रहेगी कि अगर आप सिलेबस को कवर कर रहे हो, अगर आपकी इच्छा है एग्जाम को पास करने की, तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लाइव क्लासेस को अटेंड करो, अपने सिलेबस को कवर करो और एक टाइम टेबल में अपना पोर्शन प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू के जिस लेवल के एमसीक्यूज आते हैं उस लेवल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि आपका जो पूरा टॉपिक है उसका सिलेबस लाइव क्लास से कवर किया जाए और साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज सोल्व करे जाएं। लास्ट और पांचवी टिप मेरी आपके लिए रहेगी, अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो फिर आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते।
आपने मॉक टेस्ट देने हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर आप ये पांचों काम कर लेते हैं, अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, अगर आपने एग्जाम के सिलेबस को समझ लिया, अगर आपने टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर लिया, आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आपने उसके मॉक टेस्ट दे दिए और आपने डेली टाइम टेबल फॉलो कर लिया, तो 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर वो सीजीएल हो, यूपीएससी हो, सीएचएसएल हो, आर्मी का एग्जाम हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेली टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और वही टारगेट सेट करना है जिसको आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम अरे गया वो जमाना जब तुम सिर्फ 12th क्लास के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते थे। अब तुम 10th क्लास के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो और अपने करियर को सरकारी नौकरी पाकर स्टार्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसी पोस्ट के बारे में जिसके लिए आपको सिर्फ 10वीं पास करनी है और सरकारी नौकरी में एंट्री ले जानी है। तो वेलकम टू सीख ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। एसएससी हर साल 3 एग्जाम कराती है, जिसमें 10th पास किया हुआ बच्चा एग्जाम में अप्लाई कर सकता है। एक एसएससी के एमटीएस का एग्जाम, एक एसएससी के द्वारा जीडी का एग्जाम करवाया जाता है और एक एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम करवाया जाता है। इन तीनों एग्जाम के लिए, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो या सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, अगर आप 10वीं पास कर चुके हो तो आप इन एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे के अंदर भी एक होता है एग्जाम ग्रुप डी का, एक एग्जाम होता है आपके एएलपी का और टेक्नीशियन का, एक आपका एग्जाम होता है आरपीएफ में कांस्टेबल का। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप ग्रुप डी के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है तो फिर आप एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आप आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एक जीडीएस की पोस्ट होती है, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है। आप 10वीं क्लास को पास करके जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो बच्चे आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो फिर आप बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और साथ साथ असम राइफल्स में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भैया अगर 10वीं सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जी जान लगाते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम को पास नहीं कर पाते। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी एग्जाम पास नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों के पास एक प्लान नहीं है, बच्चों के पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक सरकारी एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके किसी भी सरकारी एग्जाम को पास करा सकती है। सो वेलकम टू सीख ऑफिशियल शो गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस और मेरा नाम है साहिल मदान। भारत में हर साल एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, अलग अलग बैंक्स के द्वारा बहुत सारे सरकारी एग्जाम की नोटिफिकेशन, वैकेंसी, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एग्जाम देते हैं लेकिन एग्जाम को पास नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों के पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है। आज हम बात करेंगे एक फुल प्रूफ प्लान की। प्लान के हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक शेड्यूल की, एक टाइम टेबल की। जिन बच्चों के पास एक टाइम टेबल नहीं होता, एक शेड्यूल नहीं होता, वो एग्जाम को पास नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, मैं एग्जाम की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, कोई मर्जी बात करूं, अगर आपका एक डेली शेड्यूल सेट नहीं है तो आप कभी भी किसी भी जगह सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टाइम टेबल में करना क्या है, टाइम टेबल बनाना कैसे होता है। आपने कम से कम डेली 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 7 घंटे एक बढ़िया सी शांत नींद लेनी है। उसके बाद जो टाइम बच जाए, आपका जो मन करे वो करो, लेकिन 10 घंटे पढ़ाई कम से कम करनी है। अब 10 घंटे के लिए पढ़ाई को सब्जेक्ट वाइज बांटना है कैसे? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेजरली सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो चेक करते हैं। आपके सब्जेक्ट आएंगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। मैं आपको टाइम टेबल 10 घंटे का आज बता ही देता हूँ। आपने कम से कम 3 घंटे रोज मैथमेटिक्स पढ़ना है। आपने 2 घंटे कम से कम जनरल स्टडीज का एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। आपने डेली 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं। आपने डेली 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं। बन के आपका 10 घंटे का टाइम टेबल। इसको फॉलो कर लो, जो मन में आएगा ना वो एग्जाम निकल जाएगा।
लेकिन आपको इसको डेली फॉलो करना। आप सुबह उठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डेली टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। तो जो टाइम टेबल आप बनाओगे, जो मैंने दिया उसको फॉलो करोगे, लेकिन पढ़ाई बेटा डेली करनी है, डेली स्केड्यूल को फॉलो करना है। सेकंड हम बात करेंगे एग्जाम के सिलेबस को लेकर, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, मैथ की बात करूं, जनरल स्टडीज की बात करूं, या मैं आपसे करंट अफेयर की बात करूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं होगा तो एग्जाम पास हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने सिलेबस कवर नहीं किया, 5000 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एग्जाम निकल गया। झूठ बोल रहे हो, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है। आपने सबसे पहले सिलेबस को कवर करने पे ध्यान देना है, सिलेबस के एक एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ट्राई करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करो। सिलेबस कवर करने के लिए अगर आप चाहो तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैसा खर्च करना चाहते हो, डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी क्या है, कि आप कहां रहते हो, वहां पर आपकी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आज के समय ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, उससे टाइम बच जाता है, घर पर बैठकर टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। थर्ड हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। आप जो भी टॉपिक अपनी ऑनलाइन क्लासेस से, ऑफलाइन क्लासेस से कवर कर रहे हो, आप उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो। मानो कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और आपके सर ने आपको परसेंटेज का टॉपिक कवर कराया, तो उसी परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब पीवाईक्यूज सोल्व कैसे करने हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो। दो फायदे हैं, एक जो टॉपिक क्लास में कवर किया है वो कवर हुआ है कि नहीं पता लग जाएगा, कि क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो पता लग जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मार्केट से बहुत सारी बुक्स ले सकते हो, सब्जेक्ट वाइज बुक्स आती हैं जिसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड किया होता है, वो बुक लो, पीवाईक्यू सोल्व करो और लाइफ सेट हो जाएगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके रिवीजन को लेकर। आपने सिलेबस को कवर करना है, आपने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, फिर आपने रिवीजन करनी है। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, बार-बार चीजों को पढ़ोगे, यहाँ दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, आपके एग्जाम के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिवीजन करनी कैसे? रिवीजन करने के लिए आपको पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स को आपको एंड में बार-बार 3 बार कम से कम रिवाइज करो एग्जाम में जाने से पहले। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो, रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। ये कहा जाता है लाइफ के लिए, ये जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद मॉक टेस्ट की। जो बच्चा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देगा उसका एग्जाम पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो भैया मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देने कौन से हैं? जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपने वही मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट देना कैसे होता है? पहले आप अपने सिलेबस का 70% 80% कवर कर लो, और जिस दिन से आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो डेली आपने एक मॉक टेस्ट देना। एक मॉक टेस्ट दो, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि कितने नंबर आने चाहिए, एग्जाम की कट ऑफ क्या है, एग्जाम की कट ऑफ से जितने नंबर आपके कम आ रहे हैं अभी चेक करो नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कि किस टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता। जो टॉपिक में नंबर कट रहे हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आता, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, फिर से मॉक टेस्ट दो। तो डेली आपने मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, ये जानना है कि कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं, उन्हीं टॉपिक को आपको बार-बार रिवाइज करना है। तो पहला काम टाइम टेबल बना लो, दूसरा काम आपने सिलेबस कवर करना है, तीसरा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चौथा काम आपने मॉक टेस्ट देने हैं और आपको साथ-साथ रिवीजन भी करनी है। अगर आप ये सारे काम कर लेते हो, आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपका कोई भी एग्जाम इस फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करके क्लियर हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही सारे एग्जाम के बारे में जानने के लिए 2025 में सरकारी नौकरी पाने के लिए हमारे शो को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के द्वारा हर साल यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकाली जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है ओनली ग्रेजुएशन। अगर आपके 32 साल से कम है तो आप यंग प्रोफेशनल के लिए नीति आयोग में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा लेकिन आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेलवे में अप्रेंटिस के बारे में। रेलवे के द्वारा हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है। 10th पास कर चुके हो, ITI का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप रेलवे में अप्रेंटिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी आपको 12 से लेकर 15,000 के बीच में। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर की वैकेंसी कितनी निकलती है, रेलवे के टोटल 17 जोन है। हर जोन के द्वारा 3 से लेकर 4,000 रेलवे के अप्रेंटिस की वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। तो बढ़िया मौका है, इसके लिए तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंगनवाड़ी के वर्कर की रिक्वायरमेंट हर साल निकलती है। हर साल 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकाली जाती है। 10th पास कर चुके हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 10th में कितने नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर लिया तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी।
आंगनवाड़ी के अंदर आपको एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, ठीक ठाक स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे GDS के बारे में, ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। यहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, 10th पास कर चुके हो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक ठाक स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है, GDS की नौकरी मिल जाती है, भर्ती हर साल निकलती है, वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। 10th पास करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, 10th में कितने नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही DRDO के अंदर, इसरो के अंदर और काफी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रेजुएशन के बाद भर्ती निकाली जाती है, जिनके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्स की वैकेंसी निकाली जाती है, जहां पर आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कोई एग्जाम अपॉर्चुनिटी के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में, जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। सबसे पहले बात करेंगे SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। SSC के द्वारा हर साल 4 ऐसे एग्जाम कराए जाते हैं, जिसके अंदर आप अगर 12th पास कर चुके हो तो आप एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा SSC के CHSL एग्जाम के बारे में। अगर CHSL के एग्जाम की बात करी जाए तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। अगर 12th पास कर चुके हो, 27 साल से आपकी उम्र कम है, तो आप CHSL का एग्जाम दे सकते हो। 2026 के बाद 8th पे कमीशन यानी 8वीं पे कमीशन लगने वाली है, तो इसके बाद आपकी सैलरी मिलेगी CHSL पास करने के बाद कम से कम 45 से लेकर 50,000 के बीच में। सोच कर देखो, 12th क्लास एक बच्चा पास है, CHSL का एग्जाम पास करता है और सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर 45,000 रुपए। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे SSC के स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बारे में। SSC के स्टेनोग्राफर एग्जाम की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? सर ओनली 12th पास है, लेकिन आपको इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। जो बच्चा स्टेनोग्राफर का एग्जाम देता है, जो बच्चा स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल करता है, जिसके पास स्टेनोग्राफी की एक बढ़िया नॉलेज है, शॉर्ट हैंड की एक बढ़िया नॉलेज है, और अगर आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम पास करते हैं या आप CHSL का एग्जाम पास करते हैं, तो आपकी डायरेक्ट नौकरी लगेगी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में और मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे SSC के 2 ऐसे एग्जाम है जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी 10th पास है, लेकिन मेजरली बच्चा कौन सा फॉर्म फिल करता है? जो बच्चा 12th पास कर चुका है। एक है MTS की वैकेंसी। इस वैकेंसी की बेसिक एलिजिबिलिटी है ओनली 10th पास। अगर 10th पास कर चुके हो, एज 25 साल से कम है, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपकी नौकरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लगती है और ये आपका बढ़िया स्टार्ट रहती है जो बच्चा 12th पास कर चुका है, 10th पास कर चुका है, सरकारी एग्जाम देना चाहता है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे भारतीय सेना में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। SSC के द्वारा हर साल GD का यानी कि जनरल ड्यूटी का एग्जाम कराया जाता है, जहाँ पर आपको मौका मिलता है भारतीय सेना के अंदर ज्वाइन करने का। तो जो बच्चा आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है उसके पास ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे के एग्जाम के बारे में कि रेलवे के अंदर ऐसे कौन से एग्जाम हो रहे हैं जहाँ पर आप 12th पास करके एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम कराता है। सबसे पहले आएगा NTPC का एग्जाम। NTPC का एग्जाम 2 तरीके से कराया जाता है। NTPC एग्जाम अगर कोई बच्चा 12th पास कर चुका है तो भी दे सकता है, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी दे सकता है। दोनों एग्जाम अलग अलग है क्योंकि 12th पास NTPC, ग्रेजुएशन पास NTPC। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45 से लेकर 50,000 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे के ALP के बारे में, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रेन चलाते हैं, रेल चलाते हैं, उनको असिस्टेंट लोको पायलट कहा जाता है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं रेलवे के अंदर तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास के। 12th पास करके आप ALP के एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम को पास करके आप असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 40 से लेकर 45,000 के बीच में, लेकिन जो इनका वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग आवर्स है, जो आपकी सैलरी है लगभग उसका 50% आप एक्स्ट्रा बना लेते हो। तो मानकर चलो कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलेगी लगभग 70 से लेकर 75,000 रुपए के बीच में, जो कि बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा यहाँ पर रेलवे के ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की बेसिक एलिजिबिलिटी 10th पास, लेकिन जो बच्चा 12th कर चुका है वो भी एग्जाम दे सकता है। ग्रुप डी की फॉर्म भरने के बाद, ग्रुप डी के एग्जाम को पास करने के बाद आपको सैलरी मिल जाती है लगभग 30 से लेकर 35,000 के बीच में। तो जो बच्चा 10th पास कर चुका है, 12th पास कर चुका है, अगर वो एक नौकरी करे और उसको 30 से लेकर 35,000 की सैलरी स्टार्टिंग के अंदर मिल जाए और सीखने के लिए बहुत कुछ मिले, तो मेरे ख्याल से बढ़िया अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में, RPF के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में हर साल SI और कांस्टेबल का एग्जाम कराया जाता है। SI की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। अगर जो बच्चा दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहता है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहता है, तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम हर साल कराया जाता है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है ओनली 12th पास। आपने अग्निवीर का नाम जरूर सुना होगा। भारत में जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर की भर्ती कराई जाती है। अग्निवीर की भर्ती के रोल के अकॉर्डिंग 10th पास की वैकेंसी भी निकलती है, 12th पास की वैकेंसी भी निकलती है। तो आप इसके तरीके से आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, अपने करियर को अच्छा स्टार्ट दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा 12th पास कर चुका है उसके लिए सारी नौकरियां बहुत बढ़िया। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे इनके फॉर्म जरूर फिल कीजिए और मुझे नोटिफिकेशन 2 निकली है, यानी कि 2025 में इसके एग्जाम 2 बार करवाए गए हैं। 12th लेवल के लिए अलग एग्जाम करवाया गया है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग एग्जाम करवाया गया, यानी कि 12वीं पास करके भी आप NTPC के एग्जाम दे सकते हो और ग्रेजुएशन पास करके भी आप NTPC के एग्जाम दे सकते हो। कुल मिलाकर लगभग 15 से लेकर 18,000 वैकेंसीज निकलेंगी हर साल, जिसकी तैयारी आपने 100% पूरे मन से करनी है। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन पास कर चुके हो तो भी NTPC दे पाओगे, 12वीं पास कर चुके हो तब भी NTPC दे पाओगे। दोनों की एज की एलिजिबिलिटी सेम है। अगर उम्र 30 साल से कम है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। सर इसमें एग्जाम होंगे कितने? यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर 1 के अंदर भी सारे क्वेश्चन MCQ वाले आएंगे, पेपर 2 के अंदर भी सारे क्वेश्चन आपके MCQ वाले आएंगे। सर सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे?
चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्लास 12th के बाद एनटीपीसी एग्जाम हो या ग्रेजुएशन के बाद एनटीपीसी एग्जाम हो, सब्जेक्ट कॉमन है। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग का सब्जेक्ट आएगा, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। कुल मिला के सारे क्वेश्चन इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से आएंगे जिनको आपने अच्छे से कवर करना है। अगर आप एग्जाम को पास करना चाहते हो तो एग्जाम का सिलेबस कवर करो, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करो, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, रेलवे के एग्जाम के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर सैलरी कितनी मिलेगी? अगर 25 में एनटीपीसी ग्रेजुएट का दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी 2026 में। 2026 में सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। 8 पे कमीशन के बाद सरकारी नौकरियों की सैलरी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट पास किया तो आपको 8 पे कमीशन के बाद 2026 में सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 80,000 रुपए इन हैंड। अभी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60,000 के आसपास होती है, तब आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 80,000 रुपए इन हैंड। तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है 12वीं क्लास के बाद इनको पास करना, एक सरकारी नौकरी पाना। सर इजी कैसे हो जाते हैं? इजी का मतलब क्या है? जिनकी एलिजिबिलिटी या तो 10th पास है, जिनकी एलिजिबिलिटी सबसे कम होती है, यानी कि इजीली आप एग्जाम को पास कर सकते हो। एग्जाम सिर्फ एक ही कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, समझ जाओगे कि मैं इनको आसान एग्जाम क्यों बोल रहा हूँ। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो गवर्नमेंट सक्सेस और मेरा नाम है साई मदान। वीडियो का एंड तक देखिएगा, एंड में ऐसा एग्जाम बताऊंगा जिसमें आपको एग्जाम देना ही नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट नौकरी बताऊंगा जिसमें कोई एग्जाम ही नहीं होता। पहले बात करेंगे हम लोग एसएससी के बारे में। एसएससी के द्वारा एक एमटीएस का एग्जाम कराया जाता है, एसएससी के द्वारा एक जीडी का एग्जाम कराया जाता है। दोनों में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, दोनों में आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना। दोनों की एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास है। तो देखो आसान क्यों हुआ? क्योंकि एलिजिबिलिटी सिर्फ 10वीं पास करनी है कि 10वीं पास कर चुके हो तो एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम सिर्फ एक ही होगा, यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 2 एग्जाम भी नहीं होंगे। अगर एसएससी के सीजीएल से कंपेयर करूं, एसएससी के सीएचएसएल से कंपेयर करूं तो वहां पे 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। तो ये चीज इसको आसान बना देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे के अंदर या तो 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होगी, एलिजिबिलिटी 12th पास होगी, कहीं पर आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं रेलवे के अंदर ग्रुप डी के बारे में बात करूं तो 10th पास वैकेंसी है, अभी इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली 10th पास बच्चा ये फॉर्म फिल कर सकता है। 30 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यही चीज इसको आसान बना देती है। अगर मैं एनटीपीसी से कंपेयर करूं, एएलपी से कंपेयर करूं, आरपीएफ से कंपेयर करूं तो उसके अकॉर्डिंग पेपर इजी आता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे एग्जाम के बारे में जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। देखो ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम मुझे इजी क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप बैंक की नौकरी करना चाहते हो तो पीओ की तैयारी करोगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, पेपर मुश्किल आएगा। लेकिन आईबीपीएस के द्वारा हर साल क्लर्क का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें क्वेश्चन का लेवल पीओ से काफी कम रहेगा, यहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक को ज्वाइन करने के लिए आईबीपीएस क्लर्क एक आसान मौका होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, ऐसी गवर्नमेंट नौकरी के बारे में जिसमें कोई एग्जाम कराया नहीं जाता। बात कर रहा हूँ जीडीएस के बारे में, ग्रामीण डाक सेवक के बारे में। 10th पास कर चुके हो, फॉर्म फिल कर देना। 10th पास में जितने नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिल जाएगी, ना एग्जाम होगा ना आपका इंटरव्यू होगा। तो हो गया ना सबसे आसान। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसे वीडियो को